सुबह के 9 बज रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गई। आज मेरे नए एडवेंचर की शुरुआत थी। मैं यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही थी, पर इस बात ने मेरी माँ उदास हो गई। मेरे पापा को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। अब जब मैं हॉस्टल जाने वाली हूँ, वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मेरी माँ नैना मेलबर्न्स बहुत खुश थी कि मैं अपने सपनों के बिजनेस स्कूल में जा रही हूँ। हालांकि उनके दिल में किसी कोने में दुख था। मैं अपनी माँ के गले मिलकर उन्हें किस किया और एयरपोर्ट के रास्ते निकल पड़ी। जल्द जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपनी माँ पर और निर्भर नहीं करना चाहती। वह इस शहर में एक कंपनी में काम करती है। मैं पूरी मेहनत करूंगी कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। कॉलेज ज्वाइन किए हुए मुझे 3 हफ्ते हो गए थे। आखिरकार बोर्डिंग लेक्चर से फ्री होकर मैं वॉशरूम में आ गई। जब वॉशरूम में आई, देखी मेरी एक क्लासमेट लिली रो रही थी। काफी दयालु लड़की थी। हमने कई बार बातें की। लिली, क्या गलत है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने पूछा। काफी देर रोने के बाद वह मुंह खोली। मुझे एक सीनियर लड़के के ऊपर क्रश था। मैं उससे अपनी भावनाओं को स्वीकार की। मैं उसे कितना प्यार करती हूँ कि वह मेरे लिए क्या मायने रखता है। लेकिन उसकी आवाज रुक गई। ठीक है, मत रो, ऐसा होता रहता है, और भी लड़के हैं। उसने तुम्हें नकार दिया तो क्या? यह बात ना करने की नहीं है अंबर। मैं उसे स्वीकार कर लेती, पर वह बहुत निष्ठुर था। मुझ पर हंसने लगा जब मैंने ऐसा किया और ऐसे गंदे गंदे शब्द कहा कि मैं उसके पीछे उसके पैसों के लिए हूँ। कहा कि मेरे शब्द सुनकर उसके कानों से खून बह रहा है। उसने मुझे धमकी दी कि पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे बेइज्जत करेगा। लिली ने बात पूरी की। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैं बोली। लिली, उस पर आंसू मत बहाओ। कुछ देर बाद ईशा और लिली कैंटीन में आ गए थे। जब लिली से उस लड़के के बारे में पूछी, उसने कहा उसका नाम क्रिस कॉलिंग है, यूनिवर्सिटी का स्टार स्टूडेंट है, MBA क्लास में है और हमारा सुपर सीनियर है। यह उसकी आखिरी साल है और छात्रों के बीच में पॉपुलर है, खासकर लड़कियों के बीच में। वह एक प्लेबॉय है जिसके प्यार में 1 मिनट में लड़कियां गिर जाती है। लिली उस लड़के के बारे में बता रही थी। देखो, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट में आओ। मैंने कहा, वह लड़का है जिसने मेरा अपमान किया। लिली स्वीकार की और दूर मुझे किसी को दिखाने लगी। मैंने देखा तो एक हट्टा कट्टा लड़का जो कि 6 फुट 3 इंच का होगा, एक ब्लू हुडी पहना हुआ था। दूर से काफी कूल लग रहा था, पर मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। मेरी आंखें कमजोर है और मैं चश्मा नहीं पहना था। मेरी आंखें उस पर टिक गई थी। पता नहीं कितने लंबे समय तक मैं उसे घूर रही थी। कितना घटिया इंसान है, लड़कियों का सम्मान नहीं करना जानता। अचानक से मुझे एहसास हुआ वो मेरे पास आ रहा था और मेरी आंखों में देख रहा था, और तब मुझे उसका फीचर समझ में आया। काफी मजबूत था और शार्प जॉलाइन। उसकी गहरी नीली आंखें थी, बिल्कुल समुंदर की तरह, जो मुझे चुभने लगी। बहुत ही गहरी दृष्टि से वह मुझे देख रहा था जब मेरे करीब आ रहा था। मुझे नहीं पता क्यों मैं उसे देखते ही घबराने लगी थी। मेरे हथेलियों में पसीने आने लगे थे। मुझे एहसास हुआ मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वह हमारी तरफ क्यों आ रहा है? लिली घबराहट से पूछी। हे भगवान, ये सच में आ रहा है, ईशा ने कहा। गाइस, मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने जवाब दिया। उसे आंखें नहीं हटाई थी, हमसे 1 मीटर की दूरी पर था। अचानक से बाईं तरफ मुड़ गया और कैफेटेरिया से निकलकर चला गया। मैंने एक गहरी सांस ली। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक सांस रोक रखी थी। करीब 1 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने जानकारी दी। यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से स्कॉलरशिप देती है जो पढ़ाई में तेज बच्चे हैं उनको। तो इस बार फ्रेशर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट की जोड़ी बनाई थी। साथ में मिलकर प्रोजेक्ट करना है। पार्टनर और टॉपिक ईमेल कर दिया गया। जब मुझे वह ईमेल मिला, मैं उसे खोला। डायरेक्टर के मैसेज के साथ टॉपिक दिया गया था और मेरा पार्टनर क्रिस कॉलिंग था। अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास की दुनिया एक झटके में घूमने लगी और टूट कर बिखर गई। अगले दिन, ईशा, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मेरे लिए यह बहुत बड़ा दुस्वप्न है, मैं गरजने लगी। जब हम कैफेटेरिया के टेबल में बैठे हुए थे, सब इसके सपने देखते हैं और तुम दुस्वप्न कह रही हो, वह कही। मैं उसे देखने लगी। अंबर, ऐसे देखना बंद करो, अब कोई रास्ता नहीं है। डायरेक्टर ने साफ कर दिया है, पार्टनर बदला नहीं जा सकता, ना ही टॉपिक। उसने सच्चाई बताई। मुझे पता है ईशा, मेरे लिए यह स्कॉलरशिप पाना बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट से मैं उस तक पहुंच सकती हूं, पर क्रिस कॉलिंग मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। उसने पहले ही मुझ पर नकारात्मक छाप छोड़ी है। उसने लिली के साथ जो कुछ किया, मैं उसे नापसंद करती हूँ। उसके साथ काम कैसे करूँ? मैं अपनी चिंताएं उसे बताई। अंबर, क्या तुम मजाक कर रही हो? उसके साथ काम करना अपने आप में ही बड़ी बात है और तुम परेशान बैठी हो।
अपने मकसद पर ध्यान दो, उसने कहा। मैं क्रिस के क्लासरूम के बाहर खड़ी थी, उसके क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी। मैंने फैसला किया था इस मौके का फायदा उठाऊंगी और उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगी। उम्मीद करती हूँ वह भी उत्साही होगा। क्लास खत्म हुए, बच्चे निकलने लगे, पर मुझे क्रिस कहीं नजर नहीं आया। मैं उसके डिपार्टमेंट के एक छात्र के पास गई और उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि वो क्लास में नहीं आया था और हमेशा ही एब्सेंट रहता है। क्या बता सकती हूँ मैं उसे कैसे ढूंढूं? मैंने पूछा। मुझे उसके घर का पता नहीं मालूम, लेकिन तुम उसके कजिन से पूछ सकती हो। ऑलिवर कॉलिंग तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, छात्र जवाब दिया। थैंक यू कहते हुए मैं वहां से निकल गई, पर आखिरकार मुझे ऑलिवर लाइब्रेरी में मिला। मैंने अपना परिचय दिया और अपनी दोस्त का भी। कहा, तुम हमारे साथ एक ही बैच में पढ़ते हो। मैंने अपनी कुछ दोस्तों से सुना है तुम मुझे ढूंढ रही हो, क्या बात है? उसने पूछा। दरअसल मैं पूछना चाहती हूँ तुम्हारा कजिन क्रिस कॉलिंग कहाँ मिलेगा? मैं सीधे पॉइंट में आई। देखो ऑलिवर, क्रिस मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर है और मुझे उसे ढूंढना होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। अगर तुम उसका एड्रेस नहीं दे सकते, कम से कम उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो, मैं उसे फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ। मैं शांति से कही। वह मेरी ओर देखा और अपना सर हिलाया। मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा कॉल उठाएगा। वह किसी का भी फ़ोन नहीं उठाता, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं, उसने समझाया। तो फिर मैं उस तक कैसे पहुँचूँ? चिंता के साथ पूछी। एक काम कर सकते हैं, वह थोड़ा सोच कर कहा। मैं तुम्हें उसके जगह तक ले जा सकता हूँ। मुझे निकाल नहीं सकता क्योंकि मैं भी वहीं पर रहता हूँ। हम क्रिस के घर के पास पहुँच चुके थे। घर नहीं, बिल्कुल 5 स्टार होटल लग रहा था। वह कहाँ है? मैं पूछी। अपनी स्टडी में होगा, वहीं पर ज्यादा वक्त बिताता है, ऑलिवर ने सूचना दी। स्टडी के बाहर खड़ी थी और अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश की। आखिरकार अपना हाथ नॉक करने के लिए उठाया ही था कि दरवाजा अचानक से खुल गया। वह मेरे सामने खड़ा था, दरवाजे को पकड़कर और मेरी ओर देख रहा था। उसके समुंदर से नीली आंखें मुझे चुभ रही थी। मैं अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाई। सच में कितना लंबा है और कंधा कितना चौड़ा। लाइट पोलो शर्ट से उसके मसल्स पता चल रहे थे। काफी पजल्ड होकर मुझे देख रहा था। सवाल पूछने के लिए एक भौं ऊंची की, तब मुझे एहसास हुआ मेरा हाथ हवा में झूल रहा था। जल्दी से अपना हाथ नीचे किया और एक जोकर की तरह हंसी निकली। मेरे साथ क्या गलत है? वह अपने हाथों को अपने सीने में मोड़ कर खड़ा था। बनावट काफी इम्प्रेसिव थी। उसके कोलोन की खुशबू मैं ले रही थी। मिंट की खुशबू थी, काफी ताजा करने वाली। अंबर, ध्यान दो। हे, मैं अंबर मेलबर्न। अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाई ताकि हाथ मिला सकूं, जिसे उसने अनदेखा किया। कितनी शर्मनाक है। तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो? किसने तुम्हें इसका एड्रेस दिया? उसने मांग की। आवाज काफी गहरी और नशीली थी। तुमसे मिलना चाहती थी, मैंने शुरू किया। इससे पहले कि वाक्य खत्म कर पाती, वह मेरे ऊपर चिल्लाया। मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो? किसने तुम्हें मेरा एड्रेस दिया? कॉरिडोर में उसकी आवाज गूंजने लगी थी। मैं बिल्कुल चौंक उठी और पीछे हटी। देखो, उसके गुस्से से दूर करने की कोशिश की। आग बबूला हो चुका था। अपनी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं कर पाई कि आगे जारी रखूं। हकलाना बंद करो, इससे मुझे झुंझलाहट होती है। वह भौंका। मुझे एहसास हुआ मेरे अंदर गुस्सा और डर एक साथ बनने लगा था जब मैं उसका रौद्र रूप देख रही थी। भाई, क्या हुआ? क्या गलत है? ऑलिवर पूछा। जल्दी से ईशा के साथ कॉरिडोर के पास आया। क्रिस दोनों को देखा। यह लड़कियां मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हैं? तुम इन्हें लेकर आए हो? उसने मांग की। हाँ भाई, मैं लेकर आया। अंबर यहाँ आई है, उसे तुमसे कुछ काम है। ऑलिवर ने बहुत आम तरीके से जवाब दिया, जैसे कि उसके गुस्से सहने की आदी हो। अगर उसे मुझसे कुछ काम है तो यूनिवर्सिटी में मिल सकती थी। सीधे सीधे मेरे अपार्टमेंट में क्यों आ गई? मेरी ओर देखकर काफी गुस्से से कहा। ने किया था, तुम नहीं थे। उसने मुझे ढूंढा। मैं उसे यहाँ पर लाया क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उसका फोन नहीं उठाओगे। ऑलिवर ने एक नखरे की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब इन लोगों को यहाँ से निकालो। मुझे अपने घर पर विजिटर पसंद नहीं है। ऑलिवर को हुक्म दिया। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, मैं हकलाते हुए कही। मैंने कहा, यहाँ से निकल जाओ। वह चिल्लाया। इससे मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे। आज तक मुझसे कभी किसी ने ऐसे बात नहीं किया था। वो बहुत ही क्रोध में मुझे देख रहा था और कोई ऐसे जज्बात थे जो मैं पढ़ नहीं सकती थी। वक्त खराब ना करते हुए दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे मुड़कर देखी तो ईशा काफी उत्साह से उसे देख रही थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। आज फ्रेशर्स की रात थी। 1 हफ्ते हो गए थे क्रिस के अपार्टमेंट में वो हादसा हुआ था।
इस दौरान मैं यूनिवर्सिटी में 2 बार उसे देखी थी। दोबारा उसके करीब कभी नहीं गई। मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही काम करूंगी। अंबर, तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब ईशा ने मुझे देखा वह बोली, थैंक यू, तुम भी कमाल की लग रही हो। मैंने अपने घुटने तक लंबी ड्रेस चुनी थी और गले में रिबन था और सिल्वर कलर की हील पहनी हुई थी, मैचिंग ईयरिंग और कॉन्टैक्ट लेंस। हम फ्रेशर नाइट को तैयार थे। मैं और ईसा जूस पी रहे थे। लोग डांस फ्लोर में डांस कर रहे थे। उनमें से एक ऑलिवर था जो कि काफी हैंडसम दिख रहा था। अंबर, क्या तुम्हें ऑलिवर क्यूट लगता है? अचानक से ईसा पूछी। तुम्हें कोई और भी क्यूट लगता है? क्रिस कॉलिंग को छोड़कर मैं उसे चिढ़ाई। ऑलिवर इतना बुरा नहीं है, तुम दोनों बहुत क्यूट लगोगे, मैंने कहा, और ईशा ब्लश करती हुई कही, चुप हो जाओ। ड्रिंक खत्म करने के बाद हम डांस फ्लोर में आ गए। ऑलिवर और ईशा आपस में डांस करने लगे। मैंने फैसला किया कि उन्हें थोड़ा स्पेस दूं। वापस से जूस काउंटर में आ गई। थोड़ी जूस पीने के बाद एहसास हुआ कोई मेरे बेहद करीब खड़ा था, ठीक मेरे पीछे। मैं मुड़ी और उससे टकराई। एक मजबूत सीना। ऊपर देखी तो क्रिस कॉलिंग मुझे देख रहा था, उसकी तीव्र दृष्टि के साथ। उसकी आंखों में कोई और जादू था, और कोई भी उसके लिए गिर जाए। काले रंग की बिल्कुल फिटेड शर्ट पहनी थी। उसके एब्ज पता लग रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ उससे कुछ ही इंच दूरी में है। जल्दी से मैंने अपने हाथ खींच लिए और एक दूरी बनाई। खुद को शांत करने लगी। तुम, मैं कही, बिल्कुल कंफ्यूज थी। मुझसे ओपन लाइब्रेरी में मिलना, कल सुबह 10:30 बजे, हुक्म सुनाया, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती वह गायब हो गया। मैं झुंझलाहट में थी, बिल्कुल पागल हो रही थी। अपनी आंखें घुमाई और अपने जूस पीने लगी। ईशा और ऑलिवर को देखकर लग रहा था एक दूसरे को पसंद करते हैं। डांस करने में मन नहीं लग रहा था। क्रिस स्टेज में गाना गा रहा था। उसकी तीव्र दृष्टि मुझ पर लॉक हो गई थी। उसने मुझसे कभी अपनी आंखें नहीं हटाई थी। मुझे अजीब लग रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों देख रहा है। क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? क्या मेरे मुंह में स्नैक्स लगा हुआ है? यह विचार आते ही मैं अपना चेहरा साफ करने लगी। आखिर में मिस्टर और मिसेस फ्रेशर का टाइटल ऑलिवर और ईशा को मिला। ईशा को गले लगा ली, क्रिस अपने कजिन ऑलिवर को। वह लोग प्राइज लेने गए। मैं ताली बजा रही थी। मुझे एहसास हुआ किसी की दृष्टि मेरे ऊपर है। मुझे लग रहा था वह क्रिश होगा। धीरे धीरे अपना सर उस ओर घुमाई और मेरा अनुमान सही निकला। क्रिश मुझे काफी तीव्र दृष्टि से देख रहा था। उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। जब एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है, कितना बेशर्म है। 10:25 हो रहे थे जब मैं ओपन लाइब्रेरी में आई। इधर उधर देखा, वह कहीं पर भी नहीं था। मुझसे ओपन लाइब्रेरी में मिलना, कल सुबह 10:30 बजे। उसकी नकल उतारने लगी, माहौल को थोड़ा हल्का कर सकूं। बस उसकी नकल उतारना खत्म ही किया था। मैंने सुना किसी ने अपना गला साफ किया। मुड़कर देखी तो मेरी सांसें थम गई। देखा तो वो सामने खड़ा था, भीग गले का शर्ट पहना था और काली जैकेट। उसकी तीव्र दृष्टि मुझे नर्वस करने लगी, इसलिए मैं अपनी जगह से थोड़ी हिली। हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि मुझे अंदर से एहसास हो रहा था वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, अपने घमंड की वजह से, जो कि बिल्कुल सही निकला। वह मेरे सामने से गुजरा। मैं अपनी आंखें घुमाते हुए उसके पीछे जाने लगी। वह बैठ गया और मैं उल्टी दिशा में बैठी। इस तरीके से मुझे जांच रहा था। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मैं पूछी। जब एहसास हुआ वह बात शुरू नहीं करेगा। कुछ देर देखा और आखिरकार कहा, हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में काम करने के लिए रखा गया है, पर मैं तुम्हारे साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता। मुझसे यह प्रोजेक्ट में मदद की उम्मीद मत करना, उसने कहा। इससे पहले कि वहां से निकलता, पहले तो मैं तुमसे मदद की उम्मीद नहीं कर रही थी। दूसरा, जहन्नुम में जाओ, काफी गुस्से के साथ जवाब दी और उसके रिएक्शन देखने का इंतजार नहीं की। आखिर यह अपने आप को समझता क्या है? मुझ पर हुक्म चलाएगा। अपने अपार्टमेंट में मुझ पर चलाया था। प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है। मुझसे इस प्रोजेक्ट में मदद की उम्मीद मत करना। मैं उसकी नकल उतारी। अचानक से मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बाजू को बहुत कसकर पकड़ा है और मैं उसकी ओर खींची चली गई। दर्द से कराहने लगी। तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैंने मांग की। उसकी पकड़ अब भी मेरे बाजू में बहुत मजबूत थी, इतना कि दर्द हो रहा था। अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाई, मुझे जाने दो। उससे उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हमारे बीच की दूरी को कम कर दिया। उसकी सांसों की खुशबू अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। क्या चाहते हो तुम? मैं बहुत मुश्किलों के साथ फुसफुसाई। मेरी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में देख रही थी। उसमें क्रोध भरा हुआ था और मेरे अंदर डर समाने लगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। दूसरी, मेरी नकल मत उतारो। मुझे इससे नफरत है। क्या तुम समझ गई? वह भयंकर और मादक आवाज में पूछा। मैं बहुत ज्यादा सदमे में थी। इतनी डर गई कि कोई जवाब नहीं दे पाई।
फिर से तुम मुझे कसकर पकड़ा, हकीकत की दुनिया में वापस आई, अपना सर हिलाया। अच्छी बात है। वह एक नखरे की मुस्कान दी। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और मुझे उस हाल में छोड़कर चला गया। मैं अपने बाजू को देखा जिसमें निशान पड़ गए थे। अपने आप को क्या समझता है। मैं प्रोजेक्ट में अपना पार्टनर चेंज करना चाहती थी, पर प्रोफेसर ने मना कर दिया। वहाँ से जाने लगी थी, एक लड़के मुझसे पुकारा, अंबर सुनो, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। मेरा नाम मार्क है, MBA स्टूडेंट। मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकता हूँ। वह मुस्कुराकर कहा। 6 फीट लंबा और हैंडसम था। मैं कंफ्यूज होकर पूछी, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम जिस तरह से मुस्कुराती हो मुझे पसंद है। वह काफी फ्लर्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं ब्लश करने लगी। मेरी नकल मत उतारो से, यह अच्छा है, पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? डेडलाइन से पहले मेरी प्रोजेक्ट पूरी नहीं हो पाई थी। तभी ओलिवर मुझे मिला। यह फाइल तुम्हारे लिए है, मेरे भाई ने भेजा है, कहा तुम्हें दे दूं। मुझे देर हो रही है तो तुम देख लेना, इसमें क्या है, कहकर वो चला गया। जब मैं उसे खोल कर देखी, एहसास हुआ मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल बोल्ड लेटर में लिखा हुआ था। इस पर पहले से ही काम कर रहा था, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी, अपना प्रोजेक्ट ही जमा करना चाहती थी। और मौके में मेरी कंप्यूटर खराब हो गई। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे उसका फाइल सबमिट करना पड़ा। उसे खोलकर मैं आश्चर्यचकित रह गई थी। बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाया था। आखिर इसमें ऐसा कैसा किया? अमीर है, अपने स्टाफ की मदद ली होगी, मैं यही सोची। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। एग्जाम आने वाला था। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी। मैंने उसे चार्ज में लगाने के लिए पॉइंट ढूंढने लगी। अब मैंने उसे देखा, कुछ ही दूर बेंच में बैठा हुआ था। मुझे काफी तीव्र दृष्टि से देख रहा था। मुझे घबराहट से होने लगी। क्या हुआ अंबर, तुम ठीक तो हो? मार्क जो मेरे साथ बैठा हुआ था, अपने हाथ मेरे हाथों के ऊपर रखते हुए पूछा। मुझे महसूस हुआ क्रिस गुस्से से भर गया था। वह हमारे हाथों को देख रहा था। जल्दी से मैंने अपने हाथ हटा ली और उससे कहा, मैं थोड़ी हवा लेकर आती हूँ। आखिर इसके साथ क्या गलत है? इसके साथ हमेशा नर्वस क्यों हो जाती हूँ? मैं गहरी सांस ले रही थी ताकि खुद को शांत कर सकूं। अचानक से मुझे एहसास हुआ किसी ने बहुत मजबूती से मेरे कमर को पकड़ लिया और अपने करीब खींचा। लाइब्रेरी की बैल्कनी के किनारे कर दिया। क्या है, मैं कहने गई। अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे शांत कर दिया। मैं उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी और वह मिश्रित भाव से मुझे देखने लगा। यह इतना पता लग रहा था वह गुस्से में है। मेरे करीब आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। मार्क से कहो कि तुमसे दूर रहे, नहीं तो तुम्हें अफसोस रहेगा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। उसने काफी खतरनाक मादक आवाज में मुझे चेतावनी दी और यह कहकर वहां से चला गया। और मैं बिल्कुल सदमे में थी। 2-3 मिनट समझने में लग गए कि हुआ क्या। आखिरकार रिजल्ट निकल गया और मुझे स्कॉलरशिप मिला। मैं चौंकी नहीं थी, एहसास था कि हम ही जीतेंगे। क्रिस प्रोजेक्ट इतने अच्छे तरीके से किया था। मैं खुश नहीं थी क्योंकि यह मेरा काम नहीं था। यकीन है वह किसी प्रोफेशनल से यह प्रोजेक्ट करवाया होगा। अंबर, तुमने इतना बड़ा चीज अचीव किया है तो तुम्हें आज रात ट्रीट देनी होगी, ईशा कही। मैं मुस्कुराई, कही ठीक है। मैंने ओलिवर और मार्क को भी बुला लिया था। मार्क प्रोजेक्ट में सच में मेरी मदद की थी। 6 बजे हम रेस्टोरेंट में मिले। ओलिवर कहा, आज शाम का स्टार आ गया भाई, तुम्हारा स्वागत है। मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पीछे है। ऊपर देखी तो क्रिश वहाँ पर खड़ा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं पूछी, अपनी एक भौं ऊंची की। मुझे नहीं पता। उसकी आंखें मुझे हमेशा नर्वस क्यों बनाती है। हम दोनों ने मिलकर स्कॉलरशिप जीता है, सोचा क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए, गहरे मादक आवाज में कहा और मेरे सामने बैठ गया। मेरे पास मार्क और दूसरी साइड में ईशा बैठी थी, अपना खाना खा रहे थे। महसूस कर सकती थी क्रिस मुझे देख रहा है। मार्क ने देखा मेरे मुंह के एक कोने में व्हाइट सॉस लगा है। एक टिश्यू उठाकर उसे पोंछने लगा। अचानक से मुझे एक जोर से आवाज सुनाई दी। उसने अपनी वाइन की ग्लास तोड़ दी थी। हम उसकी ओर देख रहे थे। उसके हाथ से खून बह रहा था। रेस्टोरेंट का स्टाफ जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आ गए थे। देखकर मैं पीछे हट गई थी। मुझे ही देख रहा था, जिससे मैं और परेशान होने लगी। ऐसा लगा मैं उल्टी कर दूंगी। जल्दी से वॉशरूम में पानी से अपना चेहरा धोई और पोंछा। थोड़ी देर लगा मुझे शांत करने को कि आखिर में इसके साथ क्या गलत है, यह ऐसा बर्ताव क्यों करता है। थोड़ी और देर ठंडी हुई, मैं बाहर निकली और एक मजबूत सीने से टकराई। देखा तो क्रिस सामने खड़ा था, मुझे झुककर देख रहा था। उसकी आंखों में जुनून था। मैं तुरंत पीछे हटी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने मुझे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। उसके मजबूत सीने के साथ चिपकी हुई थी। मुझे दर्द हो रहा था। मैं गुस्से से उसे देखी। तुम क्या कर रहे हो? मैं पूछी।
मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मार्क से दूर रहो। अब मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुमने मुझे फोर्स किया यह करने को। वह काफी खतरनाक और गहरी आवाज में कहा। क्या? मैं बोली पर बीच में ही रुक गई। अचानक से उसका मुंह मेरे मुंह पर था और मुझे चूमने लगा। बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे पीछे धक्का दूं। वह पर्वत समान मजबूत था। उसने मेरे कमर को पकड़ रखा था। पीठ और टाइट होता गया। मेरी सारी ऊर्जा कोई खींच रहा था। तो फिर मैं आखिरकार हार मान गई। वह मुझे चूमता रहा, पूरे जुनून के साथ मेरे होठों के रस पी रहा था, मेरे मुंह का स्वाद ले रहा था, जब तक मेरे सामने सब कुछ अंधेरा नहीं छा गया और मैं बेहोश नहीं हो गई। अगली चीज मुझे याद है, मैं हॉस्टल के कमरे में जगी थी। ईशा मेरे पास चेयर लेकर बैठी हुई थी। मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं उससे पूछी। जो टूटे कांच का हादसा हुआ था, हम खाना खा रहे थे। क्रिस रेस्टरूम में आ गया था, वापस आया, तुम्हें उठाकर अपने बाहों में लेकर आया था, ठीक दुल्हन की तरह। उसने कहा, तुम अचानक से रेस्टरूम के बाहर बेहोश हो गई थी। शायद कमजोरी की वजह से स्वीकार करना पड़ा। जिस तरीके से वह तुम्हें उठाकर ले आ रहा था वह काफी रोमांटिक लग रहा था, जैसे कि कोई बीस्ट किसी ब्यूटी को उठाकर ले आ रहा हो। कभी नहीं सोचा था कि तुम और क्रिश रोमांटिक कपल हो सकते हो। ईशा बोली, अपना मुंह बंद करो और मुझे आराम करने दो। मैंने जवाब दिया और वह हंसने लगी। क्रिश यह नहीं बताया कि सच में क्या हुआ था, क्यों मैं बेहोश हो गई थी। दूसरा मर्द तुम्हें छुए इसकी तुम्हें अनुमति नहीं है। यह आखिरी शब्द थे जो उसने कहे थे, इससे पहले कि मैं बेहोश होती। क्रिस कॉलिंग, तुम मुझे पागल बना रहे हो। धीरे धीरे मेरे अंदर खालीपन महसूस होने लगा। जब छुट्टी आई, चाहती थी जल्दी से स्कूल शुरू हो जाए। दिमाग में आता था कि क्रिस इस छुट्टी में क्या कर रहा होगा और वह क्यों परवाह करता है जब वह मुझे किसी और के साथ देखता है, और मेरे साथ हमेशा रूखा बर्ताव क्यों करता है। प्रोजेक्ट में मेरी मदद क्यों की थी। सबसे जरूरी बात, उस रात मुझे क्यों चूमा था, उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती थी और मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। नए सेमेस्टर में उम्मीद कर रही थी मैं क्रिस से न टकराऊं, सब सही चले, यह मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाए। आज ईशा का बर्थडे था। ओलिवर उसके लिए पार्टी प्लान किया था। मैं एक पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ओलिवर उसे विश कर रहा था और मैं उन दोनों प्यार के पंछियों को अकेला छोड़ दिया। खुद एक कोने में आ गई। मुझे क्लब और तेज म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ईशा की वजह से आई थी। मैं अपने गिलास से मोजीतो पी रही थी और उन दोनों को डांस करते हुए देख रही थी। वह क्यूट लग रहे थे। देखकर सोची कि मैं जिंदगी भर सिंगल रह जाऊंगी। काश कोई मेरी जिंदगी में आता, मुझे प्यार करता, पर क्रिश वह नष्ट कर दिया। उसने मेरी पहली किस चुरा ली। उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पर वह है कहाँ। काफी लंबे समय तक उसे नहीं देखा। क्लब में इधर उधर देखने लगी। शायद वह नहीं आया होगा। उसे भी पार्टी पसंद नहीं है। उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। मैं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एक लड़का मेरे पास आ गया। मुझे डांस करने के लिए कहा क्योंकि मैं एक कोने में बोर हो रही थी। मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसे अपना हाथ दिया, मुझे डांस फ्लोर में लेकर आया। पर जब हम डांस करने लगे मुझे बहुत ही अस्वस्थी होने लगी। जब वह मुझे गलत तरीके से छू रहा था, मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे धक्का देने की कोशिश की। मैंने धीरे से कहा, मुझे जाने दो, पर उसने गंदी मुस्कान के साथ कहा, इसमें अच्छा वक्त गुजर रहा है, बेबी मजे करे, और इंच इंच मेरे करीब आने लगा। उसका चेहरा मेरे चेहरे से मिलने वाला था कि किसी ने अचानक से हिंसक तरीके से उसे खींचकर मुझसे दूर किया। क्रिश बीच में आ गया और उसे एक मुक्का जमाने लगा। वह आदमी जब नीचे गिर पड़ा, होठ सूज गए थे, आंखें काली हो गई थी। वह छटपटाने लगा। क्रिस बुरे तरीके से उसे मार रहा था। ओलिवर और दूसरे लड़के उसे खींचकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं जल्दी से क्रिस के पास गई और उसे रोकने की कोशिश की। उसके कंधे पर हाथ रखा। क्रिस, इसे जाने दो, यह सच में बहुत जख्मी है। क्रिस बीच में रुका और मैं चैन की सांस ली। वह मेरी ओर मुड़ा, मेरा हाथ पकड़कर क्लब से बाहर खींचकर जबरदस्ती मुझे निकालने लगा। इतनी मजबूती से मेरे कलाई को पकड़ा हुआ था। मुझे दर्द होने लगा, पर मुझे पता है मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं शुरू की, पर उसकी खौफनाक खूनी आंखों को देखकर मेरे शब्द कहीं खो गए थे। चुपचाप उसके बोलने का इंतजार करने लगी। जब वह कुछ नहीं बोला, मैंने फैसला किया कि मैं अपना मुंह खोलूं। प्लीज तुम शांत हो जाओ। विकृत इंसान को पहले ही बहुत मारा है, बहुत मीठे से कही ताकि वह शांत हो जाए। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा था। तुम बस लोगों का ध्यान खींचती हो, मर्दों के साथ खेलना पसंद करती हो। तुम हमेशा ही ऐसे थी, नहीं थी क्या? ऐसे अंदाज में पूछा। मेरी आंखें गुस्सा और आंसू से भरने लगे थे। मुझे नहीं पता मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए। तुम्हें पता है क्या? मैं जारी रखा
जब मुझे अपनी आवाज वापस मिली। मुझे परवाह नहीं है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं की, तुम हमेशा मतलबी रहे हो, तुम्हारी हर चीजों को अनदेखा किया। उस रात रेस्टोरेंट में मुझे जबरदस्ती किस किया था और मेरी पहली किस चुरा ली। मैंने कैंपस में किसी से नहीं बताया, मैंने सोचा था उससे तुम्हारा इमेज खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हारे इमेज की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे इंसान की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, दूसरों की इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे घृणा करती हूँ क्रिस कॉलिंग, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। मैं चिल्लाई, शब्द में गुस्सा और दर्द था। क्लब छोड़कर मैं अपने हॉस्टल के कमरे में आ गई। क्रिस से मुलाकात मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। मुझे यह पसंद आए या नहीं, पर क्रिस कॉलिंग मेरे जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, जिंदगी का उलझा हुआ जाल जो उसने जज्बातों के साथ बुना था। अगले दिन मुझे पता चला कि उसने कॉलेज छोड़ दिया, एग्जाम देने आएगा। क्या मेरी वजह से? जो कल रात हुआ था उस वजह से? अगले कुछ महीने काफी शांतिपूर्ण रहे थे क्योंकि मेरा सामना उससे नहीं हुआ था। मेरी नकल मत करो जिससे मैं खुश थी। अजीब बात थी, मैं बहुत खालीपन महसूस कर रही थी। आज आखिरी दिन था स्प्रिंग सेमेस्टर का। एमबीए के स्टूडेंट मार्क को मिलाकर एक फेयरवेल पार्टी थी। मुझे पता नहीं था मुझे अटेंड करना चाहिए या नहीं। मुझे पता चला था क्रिस एग्जाम देने वापस आ गया था, पर मेरा सामना उससे नहीं हुआ था, कोशिश भी नहीं की थी। पहले मुझे खुद के जज्बातों को समझना था। हम पार्टी के वेन्यू में आ गए थे, मेरे क्लास भी इनवाइटेड थी। मुझे ईशा और ओलिवर मिले जो आपस में बातें कर रहे थे, और एक तीसरा शख्स भी था। उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, उसके पीठ मेरी ओर थी। देखकर ही मुझे एहसास हो गया वह क्रिश है। ईशा मुझे हाथ दिखाकर उन्हें ज्वाइन करने कही। चकते हुए मैं उनके पास गई और वहां तक पहुंचकर मैं उसकी ओर नहीं देख रही थी, पर मुझे महसूस हो रहा था उसकी आंखें मुझ पर है। उसके पास आकर खड़ी थी। यह ध्यान रखा हमारे बीच में थोड़ी दूरी रहे। उसकी उपस्थिति से मैं व्याकुल होने लगी थी। खुद को रोका कि उसकी ओर न देखूं। मैं जानती हूँ जैसे हमारी आंखें मिलेंगी वह नहीं कह पाऊंगी जो मेरे दिल में था। वहाँ से दूर हो गई और दूसरे दोस्तों के पास चली गई। वह दोस्त जिसे मैं पिछले कुछ महीने में बनाया था। जल्दी मार्क मेरे पास आ गया, कहा कि मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं उसके साथ आ गई और रेस्टोरेंट के कोने में बैठ गई। वह बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था और मैं कंफ्यूज्ड हो गई। क्या हुआ, इतनी घबराहट में क्यों हो? मैंने पूछा। क्योंकि मैं सच में फिलहाल घबरा रहा हूँ, मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। वह मुझे डरा रहा है। उसने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? बोलोगे तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मैं मजाक उड़ाई। वह मुस्कुराया, हमारे बीच की दूरी को कम किया। घबराहट से उसकी ओर देखी। दरअसल मैं तुमसे बहुत पहले से कहना चाहता था। वह मुझे देख रहा था। हाँ बोलो। कंफ्यूज थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अंबर, मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं इतना पसंद किसी को कभी किया या नहीं। घबराहट के साथ कहा। इससे पहले कि मैं एक शब्द कह पाती, शीशे के टूटने की आवाज आई। देखा तो थोड़ी दूर में क्रिश खड़ा था। एक कांच की गिलास दीवार में मारी थी। उसके चेहरे पर अंगार था, उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी, मुट्ठियों को भींच रखा था, नाक से आग उगल रहा था। क्या उसने सुन लिया कि मार्क मुझसे क्या स्वीकार कर रहा था? ऐसा ही होगा। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द उठने लगा। तुरंत मैं उसकी ओर दौड़ कर गई। वह तूफान की गति से रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। रुको क्रिश, मैं उसे पुकारी। उसका पीछा करने लगी, पर वह धीरे होने का नाम नहीं ले रहा था। लंबे लंबे कदम चला रहा था। प्लीज रुको, मैं चिल्लाई। वह अचानक से रुक गया। मैं दौड़कर उसके पास गई, हांफने लगी। क्रिश, क्या चल रहा है? मैं पूछी। सांस के लिए संघर्ष कर रही थी। जाओ, जाकर उस गधे को हाँ कह दो। कोई आदमी है जो तुम्हें थामे रहेगा, उसके मजे लो। वह मेरे ऊपर चिल्लाया और मैं खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं जवाब दिया। मुझे नहीं पता मैं उसे इसकी व्याख्या क्यों दे रही थी। शायद मैं अपना दिमाग खो रही हूँ। हाँ, पक्की बात है, तुम उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती होगी। तुम एक मर्द से खुश कहाँ रहती हो? तुम्हें तो ढेर सारे मर्द चाहिए जो तुम्हें खुश कर सके। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम एक गिरी हुई लड़की हो। उसने उगला। उसके शब्द मुझे गहरी तरीके से चोट पहुंचाए, जिससे मेरे आंखों में आंसू के पुल जमने लगे। मैंने एक थप्पड़ उसके गाल में मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह गरजा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मुझे गंदे नाम से पुकार रहे हो? तुमने कभी देखा है मैं ऐसे बर्ताव करती हूँ? मैं मांग की और गुस्से से उसे धक्का दिया। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरा इस तरह से इंसल्ट करने का, क्योंकि तुम गुस्से में हो। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम बार बार मेरा अपमान करते हो?
उसके सीने को मारना जारी रखा। तुम्हें पता है इसमें सारी गलती मेरी है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं पनपने चाहिए थे। एक ऐसे इंसान के लिए गिर गई जो घृणा के लायक है। तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। मैं चिल्लाई। मेरे जज्बात उसे व्याकुल कर रहे थे। यह सच है, मेरे दिल में उसके लिए जज्बात थे। जब से उसने यूनिवर्सिटी को छोड़ा एक भी दिन नहीं गया जब मैं उसके बारे में नहीं सोचती थी वो क्या कर रहा है, क्या वह ठीक है, और धीरे धीरे उसके लिए गिरने लगी। मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। वह मेरे प्यार के काबिल नहीं। तुम सही हो, मैं प्यार के काबिल नहीं। बस मुझसे नफरत करो। अच्छा रहेगा अगर तुम मुझसे नफरत करोगी। मेरे लिए कोई भावनाएं रहेंगे तो वह तुम्हें सिर्फ चोट पहुंचाएंगे। इसलिए मुझसे दूर रहो और मेरी जिंदगी से। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जज्बात नहीं पनपने वाले। मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ वह है नफरत। भूल जाओ मुझे। मैं और तुम कभी साथ नहीं हो सकते। गुड बाय। बहुत धीमी आवाज में कहा, इससे पहले कि पीछे मुड़ता और चला जाता और मुझे सड़क में अकेला छोड़ जाता। मैं रोने लगी और बहुत तेज दर्द उठने लगा। मैंने अपने जज्बात बताए थे और मेरा दिल टूट गया। दोस्तों, जो कहानी नफरत से शुरू हुई है, क्या वो प्यार में बदल पाएगी? कहते हैं आप जिससे नफरत करते हैं उससे आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगते हैं। क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।